नमस्कार। प्रवीण पाराशर, आगर मालवा। आइए हम आज बात करेंगे पंचपदी अधिगम पद्धति पर। इस विषय पर बात करने से पूर्व हम दो बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा और दूसरा अधिगम। बात यदि शिक्षा की करें तो शिक्षा जो है वो ज्ञान की व्यवस्था है और ज्ञान जो है आत्मा का स्वभाव है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का समाज जो है वो ज्ञाननिष्ठ समाज है और वह अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करके करता है। इसका यदि हम इतिहास में देखें तो इसका हमारे समक्ष उदाहरण जो है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्नों के माध्यम से उत्तर प्राप्त किए थे, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया था। इसलिए ज्ञान का महत्व अत्यंत है और ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है वो परंपराओं का देश है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान का हस्तांतरण, यह भी एक परंपरा है। हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा, संस्कार परंपरा, आचार परंपरा, कौशल परंपरा आदि परंपरा है। गुरु और शिष्य दोनों ज्ञान परंपरा के वाहक हैं। माता पिता और संतान वह अन्य परंपराओं के वाहक हैं। गुरु और शिष्य ज्ञान परंपरा का जो केंद्र है वह विद्यालय होता है और माता पिता और संतान जो है वह उसका केंद्र परिवार होता है। गुरु जब अपने गुरु से जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान को युगानुकूल बनाकर अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुसंधान के आधार पर वह उसको अपने शिष्य को सौंपता है। शिष्य अपने अनुभव के आधार पर उसे युगानुकूल बनाकर आने वाली पीढ़ी को सौंपता है और इस प्रकार से ज्ञान का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होना, यह ज्ञान परंपरा है और इसी ज्ञान परंपरा को शिक्षा कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वह संस्कार की प्रक्रिया है। शिक्षा का कोई मूर्त रूप नहीं है। शिक्षा का मूर्त रूप शिक्षक के रूप में हमारे समक्ष होता है। दूसरी बात हम करें अधिगम की। अधिगम अर्थात सीखना, और मनुष्य जन्म से लेकर जीवन पर्यंत सीखता है। जब वो गर्भावस्था में आता है तो वहाँ से वो सीखना प्रारंभ कर देता है। इसका उदाहरण हमारे समक्ष है अभिमन्यु का। अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह भेदने की रचना सीखी थी। इस प्रकार मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता रहता है। अपने अनुभवों के आधार पर वह इसको और परिष्कृत करता है। जैसे शैशव काल में बालक चलना प्रारंभ करता है तो चलते समय गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से वो चलना सीख जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह मनुष्य अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। वह वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है, अपने को वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है और उसमें सीखता है। इसलिए शिक्षक का काम भी जो है वह सीखने के लिए वातावरण तैयार करने का काम है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि बालक को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, वह स्वयं सीखता है। सीखने के लिए वातावरण तैयार करने का काम शिक्षक का होता है। जिस प्रकार से एक किसान अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए
उसके पूर्व की तैयारी, खेत को तैयार करता है, वैसा वातावरण बनाता है, उसी प्रकार का वातावरण बनाने का काम शिक्षक। और इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखना से ही मनुष्य का समग्र विकास होता है। सीखने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, श्रद्धावान होना। दूसरा, तत्परता। तीसरा, इंद्रियों पर संयम। यदि ये 3 बातें होती है तो सीखने की गति ठीक होती है। शिक्षा की बात यदि हम करें तो शिक्षा के लिए 3 प्रमुख शास्त्रों की बात कही है। सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्र, दूसरा तंत्रिका विज्ञान और तीसरा शिक्षा मनोविज्ञान। पाश्चात्य शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की बात नहीं करती। बात यदि हम करें वर्तमान समय में सूचनाओं का एक प्रकार से विस्फोट हुआ है। आज से 20 साल पहले की कल्पना करें तो जो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो सूचनाएं होती थी, जो जानकारियां होती थी, वह वर्तमान समय में 30 गुना बढ़ी है। इसलिए मनुष्य या छात्र तनाव में रहने लगा है और इसलिए ऐसी शिक्षा पद्धति चाहिए जो वह से तनाव से मुक्त कर सके। शिक्षा शास्त्र में शिक्षा की अवधारणाएं, शिक्षा के सिद्धांतों पर बात की गई है। तंत्रिका विज्ञान की यदि बात करें तो उसमें मनुष्य के मस्तिष्क की रचना और उसके कार्यों के बारे में बात की गई है। मस्तिष्क का काम चिंतन करना, मनन करना, सुनना, देखना, विचार करना, यह सब काम मस्तिष्क का। कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में 135 अरब न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स 1000 से लेकर 5000 ट्रिलियन तक साइनेप्स बनाते हैं और ये साइनेप्स से मिलकर एक सर्किट बनाते हैं जिसे साइनेप्टिक पाथवेज कहा जाता है। जब मनुष्य किसी चीज की क्रिया बार बार करता है तो उसके मस्तिष्क में साइनेप्ट की संख्या बढ़ती है। जितनी अधिक संख्या साइनेप्टिक पाथवेज की होगी, उसकी मेधा शक्ति, उसकी स्मरण शक्ति उतनी अच्छी होगी, उतनी अधिक होगी। किसी क्रिया को बार बार अलग अलग तरीके से करने से अलग अलग प्रकार के साइनेप्टिक पाथवेज बनते हैं। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन की बात कही है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो उससे पूर्व हमको एक बात ध्यान करना पड़ेगी कि अध्ययन कैसे होता है। तो जो अध्ययन करता है उसे अध्येता कहा जाता है और अध्यापन में अध्ययन के अनुकूल होकर ही सीखा जा सकता है और सीखने के लिए मनुष्य अपने करणों का उपयोग करता है, जिसके करण जितने मजबूत होंगे, सुदृढ़ होंगे, तेज होंगे, उसके सीखने की गति उतनी ही तेज होगी। अब ये करण जो है वो 2 प्रकार के, एक है बाह्यकरण और दूसरा है अंतःकरण। बाह्यकरण में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती है जिनके माध्यम से हम सीखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। इनके माध्यम से हम सुनना, देखना, बोलना, यह कार्य कर्मेंद्रियों के माध्यम से होता है। अंतःकरण
की बात करें तो अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पाश्चात्य शिक्षा में कहीं भी मन की बात नहीं कही गई है। इसलिए हार्वर्ड की जो शिक्षा पद्धति है वह विज्ञान की दृष्टि से ठीक है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। इसीलिए पंचपदीय अधिगम पद्धति में शिक्षा मनोविज्ञान को भी शामिल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मन जो है वो सीखने का आधार है, इसलिए मन का अध्ययन करना अति आवश्यक है। और मन का अध्ययन से आशय अर्थात मन को एकाग्र करना, मन को शांत रखना, मन का अध्ययन करना। जब कर्मेंद्रियां किसी बात को ग्रहण करती है, सुनती है, देखती है, पढ़ती है, तो वह अपनी बातें, उस विषय को वह मन तक पहुंचाती है, मन उन चीजों को ग्रहण करता है। मन के बाद कार्य प्रारंभ होता है बुद्धि का। बुद्धि का नियंत्रण मन पर अति आवश्यक है। यदि मन पर बुद्धि का नियंत्रण ठीक होगा तो सीखने की प्रक्रिया भी ठीक होगी। इसलिए मन जिन बातों को ग्रहण करता है, बुद्धि उन बातों को अपने संश्लेषण, विश्लेषण, मनन, चिंतन से उसको ग्रहण करती है, उसका निर्णय करती है। अर्थात बुद्धि का कार्य निर्णय करना हो जाता है। जब बुद्धि किसी बात का निर्णय करती है, किसी चीज को ग्रहण करती है, वह सीधे हमारे चित्त में जाती है। चित्त उस स्मृति के रूप में उसको ग्रहण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मन जो है वो एक प्रकार से हमारा स्क्रीन है, बुद्धि फिल्टर का काम करती है, और चित्त जो है वो हमारी हार्ड डिस्क है, जहां सारी बातें स्मृति के रूप में सेव हो जाती है। और बात कही अहंकार की, तो अहंकार का सीखने की अपेक्षा उसे लागू करने में ज़्यादा उसका से हम कहेंगे कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मन का काम ग्रहण करना, बुद्धि का काम निर्णय करना, और निर्णय को चित्त में स्थायी रूप से रखना, और अहंकार का काम उसे लागू करना। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान की बात कही है। इन सारी बातों को पंचपदी अधिगम पद्धति में शामिल किया गया है, इसलिए इसे अधिगम की पद्धति कहा है, सीखने की पद्धति कहा है। और जब हमने तंत्रिका विज्ञान की बात करी थी, जिसमें पाथवेज की बात करी थी, साइनेप्टिक पाथवेज की बात करी थी, वह यदि इस पंचपदी अधिगम पद्धति के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो वह हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में चिरस्थायी रूप से लंबे समय तक के लिए रहेगा। हम पंचपदी के 5 पद की बात करें तो पहला पद जो उसका होता है वह है अदिति। अदिति जिसमें विषय का पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना और उसका प्रस्तुतिकरण, इन 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है। यह अर्थात अदिति के माध्यम से शिक्षक और छात्र को जोड़ने का काम होता है। अदिति में छात्र अपनी बाह्यकरणों अर्थात कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए सीखता है। शिक्षक का बोलना वह सुनता है, शिक्षक के द्वारा कोई बात उसे दिखाई जाती है, उसे देखना, वहाँ पर अपनी कर्मेंद्रिय का उपयोग करता है। पढ़ना अपनी कर्मेंद्रिय का उपयोग करता है। किसी वस्तु को महसूस करना, यह अपनी कर्मेंद्रिय का उपयोग करता है। स्वाद लेना, यह भी अपनी कर्मेंद्रिय का उपयोग करता है। अर्थात अदिति में कर्म इंद्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अदिति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि बाह्य करणों के माध्यम से सीखना वह अदिति का कार्य है। जब छात्र अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, बातों को ग्रहण करता है, उसके बाद बोध का कार्य प्रारंभ होता है, जो पंचपदी का दूसरा पद है। बोध का अर्थ है समझना, समझ। जिस विषय को सिखाया गया है, बताया गया है, उस बालक ने उसे कितना ग्रहण किया है, यह जानने का कार्य बोध के माध्यम से होता है। अर्थात यहां पर जो है वो बुद्धि का कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि जो बातें बालक ग्रहण करता है वह अपनी बुद्धि के माध्यम से उन पर चिंतन करता है, उन पर मनन करता है, उनका अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है और फिर उस बात को अपने चित्त तक पहुंचाता है। इसलिए बोध में अपने जो है वो अंतःकरणों का उपयोग होता है। इसका तीसरा पद यदि हम बात करें वो होता है अभ्यास। बालक ने जो सीखा है वह लंबे समय तक उसे याद रहे, उसकी स्मृति में बना रहे, इसके लिए महत्वपूर्ण होता है अभ्यास, जिसे पुनरावर्तन भी कहते हैं। अभ्यास किसी विषय का ठीक से होगा तो वह उसे लंबे समय तक उसकी स्मृति में रहेगा। यदि उसे बोध ठीक से हुआ है तो अभ्यास भी ठीक होगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे विषय का बोध या समझ ठीक होना चाहिए। यदि उसे समझ ठीक से नहीं हुआ है, उसकी समझ में ठीक से बात नहीं आई है और यदि इस गलत बात यदि उसने सीख ली है और यदि उसी का अभ्यास किया तो वह गलत अभ्यास उसको जीवन भर उसके लिए गलत ही रहेगा। इसलिए ठीक बोध होना आवश्यक है। अब हमें याद है कि हम जब बचपन में हमारे शिक्षक हमें पहाड़े बार बार बुलवाते थे और ऐसी स्थिति बनती थी कि कभी हमें नींद से भी उठकर कहे कि पहाड़े बताइए तो हम बता देते थे, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। उसका कारण है अभ्यास, क्योंकि अभ्यास ठीक नहीं हुआ तो वह चिर स्थायी रूप से उसके मस्तिष्क में नहीं रहेगा। यदि उसे हमने अदिति का पहला पद ठीक से करवा दिया, बोध ठीक से हो गया, उसका अभ्यास ठीक से हो गया, तो उसका चौथा पद जो आता है वह है प्रयोग। अर्थात जो उस बालक ने सीखा है वह उसके व्यवहार में और वह उसकी वाणी में भी दिखना चाहिए। इसलिए उसका अभ्यास ठीक होगा तो यह सारी बातें उसके व्यवहार में भी, उसके वाणी में भी, वह चीज़ें उसके जीवन में भी उपयोगी होगी। इसलिए प्रयोग अर्थात जो सीखा है वह दैनिक जीवन के साथ साथ उसके व्यवहार में दिखना चाहिए। 4 पद के बाद 5वां पद उसका है वह है प्रसार। और प्रसार के 2 भाग होते हैं, पहला है स्वाध्याय और दूसरा है प्रवचन। सामान्यतः स्वाध्याय से हम आशा करते हैं कि हमें किसी पुस्तक का अध्ययन करना, परंतु स्वाध्याय स्व का अध्ययन अर्थात स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। हमने जो सीखा है, जो हमें हमारे शिक्षक गुरु के द्वारा बताया गया है, उसको और उसमें वृद्धि करना, उसके लिए अन्य अन्य जो साधन हो सकते हैं, जो तरीके हो सकते हैं, पुस्तकों का पढ़ना, अन्य अन्य प्रकार से साधनों को खोजना, यह भी स्वाध्याय है। और परंतु यही नहीं, हम हमारे समकक्ष या हमारे विषय संबंधित किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य छात्र से
ज्ञान प्राप्त करना, उसमें वृद्धि करना, वह भी स्वाध्याय का एक भाग है। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है प्रसार का प्रवचन। प्रवचन के भी दो भाग हैं। जो हमने सीखा उसे अन्य को सिखाना, एवं जो हमने सीखा है उसको समाज कल्याण के लिए उपयोग करना। और यह काम हम भैया बहनों के माध्यम से कक्षा कक्षा में भी कराते हैं कि समूह बनाकर एक दूसरे को वह बताएं, जो सीखा है वो आपस में साथियों के बीच में शेयर करें, उनको बताएं। तो प्रवचन में अन्य लोगों को सिखाने का काम, और हमने अपने जो सीखा है उसको हम समाज कल्याण के लिए उपयोग करें, यह प्रवचन का कार्य है। जब इस प्रकार से शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान को सम्मिलित करते हुए हम इन पांचों पदों के आधार पर जब हम बच्चों को सिखाते हैं और इससे जो वो ज्ञान प्राप्त होता है, इससे उसके मस्तिष्क में जो साइनेप्टिक पाथवेज बनते हैं, जो हमने बात करी तंत्रिका विज्ञान में, इससे जो उसके मस्तिष्क में बनते हैं, इससे उसकी स्मरण शक्ति, उसकी मेधा शक्ति और जो वो सीखता है वो उसके लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में बना रहता है। इसलिए पंचपदीय अधिगम पद्धति 5 स्टेप लर्निंग के नाम से इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अपना स्थान दिया गया है। इसलिए इस पद्धति के माध्यम से हम जो सीखते हैं वह हमारे छात्रों के जीवन में लंबे समय तक बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।